नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजिए। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान आपकी मदद करेंगे। अजय केरिया हैं, केरिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। अनुज गुप्ता हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ वीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़े उससे पहले किसानों के लिए जानकारी ये है कि अगर आपके पास भी कोई समस्याएं हैं, परेशानियां हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। अब हर खेत की कहानी हम यहाँ पर दिखाएंगे। खेती किसानी से जुड़ी हर दिक्कतों को हमें भेजिए। खेती किसानी का वीडियो बनाएं, फोटो खींचे या फिर नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप उस संदेश को भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। आपकी बात, अब आपकी आवाज़ को पूरे देश का सम्मान मिलेगा और आपको एक बड़ा मंच स्वदेश दे रहा है। तो 9136934065 पे आप अपने शिकायतें हमें भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अपने दर्शकों के सवालों की, और एक एक करके हम अपने दर्शकों को के सभी सवालों के आज जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले दर्शक है अल्पेश सोनी है, गोल्ड मिनी में क्या करना चाहिए? अनुज जी, गोल्ड मिनी में क्या करना चाहिए? आज तो गोल्ड में मुनाफा वसूली है। आपसे बात हुई थी तो आपने सुबह भी कहा था कि गोल्ड में मुनाफा वसूली दिख सकती है। क्या इस गिरावट में खरीदे कि भाव और भी नीचे आ सकता है? विश्वन जी, गुड इवनिंग। देखिए, अभी कहीं ना कहीं प्राइस थोड़े ओवरबॉट जोन में, और हम देख रहे हैं कि करीबन 400 रुपए की गिरावट हम गोल्ड में आती हुई देख रहे हैं। और अगर आप इंटरनेशनल देखेंगे तो करीबन $3616 के आसपास भाव आ गए। करीबन अपने हाई से करीबन $60 गिर चुके हैं। हमें लगता है कि कुछ और यहाँ पे गिरावट आ सकती है, तो खरीदारी की थोड़ा भी वेट करें। नीचे अगर प्राइस 1,06,000 1,05,000 के आसपास है तो ही खरीदारी करें। फिलहाल हमें लगता है कि थोड़ा सा अभी सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में देखने को मिल सकती है। गोल्ड में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, ये आपकी राय है। जयराम है, चांदी में क्या रणनीति अपनाएं? केरिया जी, चांदी में क्या करना चाहिए जयराम जी को? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार देखिए, सर। सोने और चांदी दोनों में मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट डेटा से पहले मार्केट एक सुस्त रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में हमने 1,09,500 के ऊपर गोल्ड को जाते हुए देखा। वहीं चांदी बार बार 42 के करीब जाती है, बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। जिस ढंग से एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है एक बड़े ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइजेस जब तक 1,26,000 के ऊपर डाइजेस्टली क्लोज नहीं करती है तब तक एक करेक्शन ड्यू हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा सा अनसर्टिनिटी के माहौल में ऑप्शन का साथ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है सिल्वर में आपको 1,25,000 का पुट लेना चाहिए 2,100 रुपए में, 1,600 का स्टॉप लॉस और 2,800 से 3,200 तक का टारगेट रहेगा। मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन के नंबर और ज्यादा क्लियरिटी देंगे, आगे की इंटरेस्ट रेट में कटौती कितनी करेगा यूएस, बट कुल मिला के एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। फिर बुकिंग ड्यू आपको यहाँ पर लग रहा है, लेकिन कब आएगा ये कहना मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। हालांकि आज के सत्र में देखें तो शुरुआती कारोबार में नरमी दिख रही थी और वहाँ से यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी भी लौटी है चांदी में, और सोना अभी भी कमज़ोर दिख रहा है। आप बताइए, आपकी राय क्या है सोने पर, वीरेन सर? या अभी भी मोमेंटम में तो तेजी है, बट प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो मैं यहाँ पुट ऑप्शन में आउटराइट सेल करने के बदले थोड़ी करेक्शन जो डाउन साइड है उसको पुट के जरिए एक्सप्लोर करना कोशिश करूंगा। 1,09,000 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 1,280-1,300 के आसपास का, इट्स लुक अट्रैक्टिव। सेल करने के लिए या बाई करने के लिए पुट आपको बेहतर लग रहा है? बाय 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 ओके, बाय। पुट खरीदने की यहाँ पे सलाह है, यानी आपको भी लग रहा है कि कुछ करेक्शन यहाँ पे दिख सकता है। और चांदी में सर, वीरेन सर? चांदी में मोमेंटम गोल्ड की मुकाबले थोड़ा मजबूत है, तो यहाँ मैं करीबन 1,22,000 के आसपास का लेवल मिले तो मैं आउटराइट बाइंग प्रेफर करूंगा, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1,20,500 का। तो ये सलाह सोने और चांदी में आपकी तरफ से। चांदी पर एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि 1,35,000 रुपए चांदी इस साल जा सकती है, और अगले साल के लिए उन्होंने 1,50,000 रुपए तक का टारगेट दिया है। तो इस तरह के बड़े टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से चांदी को लेकर आ रही है। उनको लगता है कि चांदी में जिस तरह से ईटीएफ में, ग्लोबल ईटीएफ में निवेश हुए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में, ईटीपीज में जिस तरह से इस साल मजबूत निवेश हुआ है, और सेंट्रल बैंक सऊदी अरब ने 40 मिलियन का सिल्वर एलोकेशन किया है, साथ ही रूस के सेंट्रल बैंक ने नया रिजर्व बनाया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और 2025 में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की वो 60% तक हो गई है। और
जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजी है वहाँ पर भी डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर के लिए, और साथ ही सोलर बूम तो चाइना में चल ही रहे, तमाम फैक्टर्स है। और घरेलू बाजार में देखें तो सिल्वर का इंपोर्ट पहली छमाही में ही 3000 टन से ज़्यादा का दिखा है, तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद मोतीलाल ओसवाल कर रहे हैं। आप बताइए अनुज जी, आपको क्या लग रहा है, चांदी की चाल यहाँ से कैसी रह सकती है, और इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, आपका कॉमेंट क्या है? देखिए सिल्वर डेफिनेटली नो डाउट कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो $42 को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। अगर वो $42 ब्रेक कर देता है तो फिर मुझे लगता है कि $45 जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1,35,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सिल्वर का ट्रेंड एज कंपेयर गोल्ड के पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि इसको इंपॉर्टेंट है कि $42 के ऊपर ही चलना चाहिए। अगर $42 को ब्रेक कर देगा तो फिर हम बहुत जल्दी ही 1,35,000 का लेवल यहाँ पर आते हुए दिखेंगे $45 के आसपास। इंट्राडे के लिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इवनिंग में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो सिल्वर में इवनिंग सेशन के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी, 1,26,000 के आसपास बिकवाली करें, 1,27 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,24,500 तक देखा जा सकता है। तो सिल्वर काफी मिक्स ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका नो डाउट पॉजिटिव है, फिलहाल अभी एक ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ी करेक्शन यहाँ पर आ सकती है। ओके, तो ये सलाह चांदी को लेकर। आप बता दीजिए किरिया जी, आपकी राय चांदी पर क्या बन रही है? देखिए उन्होंने जी, पिछले साल दिवाली पे हमने रखा था कि चांदी इस बार $42 और 1,30,000 की एक रिपोर्ट हमने निकाली थी, और 1,26,000 का लेवल हम देख चुके हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि यह जो टारगेट था 50% के करीब की तेजी आ चुकी है पिछले एक साल में, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। एक करेक्शन मुझे दिखता है कम से कम 10-12% से ज्यादा का करेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप एक साल का व्यू लेकर चलते एक इनिशियल गिरावट के बाद, तो मुझे लगता है आराम से हम $50 का लेवल मिड ऑफ 2026 तक देख पाएंगे, जो करीबन अगर रुपया सेम यही लेवल पे रहता है 88-89 के बीच में, तो 1,52,000 तक का भी लेवल होता है। 1,52,000 से 1,55,000 के लेवल मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पे चढ़कर बाय नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी असमंजसता बनी हुई रहेगी फेड के अपडेट को लेकर, यूक्रेन वॉर को लेकर, ये सब चल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा पॉज कीजिए, पहले फिर लेके चलिए, आपको $50 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। और एक रिपोर्ट और मैंने आपके साथ शेयर की है जहां पे $70 भी दिखेगा, बट वो आज एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में नहीं, उसको लगेंगे कम से कम 3 साल। जो 1980 में हमने $50 देखा, 2011 में $50 देखा, तो $50 तोड़ने में थोड़ा समय लगाएगा, बट लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी में तेजी है। बट करंट लेवल से थोड़ा वेट कीजिए करेक्शन का, तो लेने में ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, बेहतर रिवॉर्ड के लिए आप वेट कर ले, तभी आपके लिए फायदेमंद है। ये सारे एक्सपर्ट्स आज यही कह रहे हैं, क्योंकि आप जल्दबाजी ना करें इस तेजी में, और फोमो ना लाएं कि छूट गई तेजी, आपको मौका मिलेगा। चांदी में इस तरह के बहुत स्विंग आते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है, सोना और क्रूड दोनों में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। बताइए केरिया जी, क्या गोल्ड में और क्रूड में दोनों में ऑप्शंस के जरिए कैसे ट्रेड करें आज ये? देखिए आज काफी इंपॉर्टेंट डे है जहां पे हम इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, और जब भी ऐसे डेटा सेट आता है तब आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, और ऐसे समय में ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। मुझे लगता है 1,09,000 का पुट खरीदना चाहिए गोल्ड मिनी का 1300 में, 900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2,000 का टारगेट रहेगा। कच्चे तेल में देखिए मुझे लगता है कि जिस ढंग से ओपेक की जो बैठक हुई थी जिसमें आउटपुट में हमने बढ़ोतरी देखी, बट इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम ही था, इसलिए मार्केट में एक जंप भी आया था। जियोपॉलिटिकल की वजह से थोड़ा प्रीमियम बढ़े हुए हैं, लेकिन बार बार देख रहे हैं हम 5650 तक जाता है, प्राइसेस में गिरावट आ जाती है, तो यहाँ पे चांस ले सकते हैं। जहाँ पे 5600 का पुट खरीद लीजिए 80 में, 40 का स्टॉप लॉस लगाइए, 140 तक का जंप रहेगा। तो दोनों ही काउंटर में मुझे लगता है ध्यान रखिए, आज शाम के जो इन्फ्लेशन के नंबर है ये कच्चे तेल को और गोल्ड को दोनों को प्रभावित करेंगे, इसलिए पोजीशन कम रखिए, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अनुज जी, नेचुरल गैस की क्या कॉल है हर्ष के लिए? देखिए नेचुरल गैस हमने कल एक गिरावट आते हुए देखी थी, बट वहां से वापस प्राइस संभलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि विंटर सीजन का जो यूएस में आगाज होता हुआ दिखाई दिया, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ सकती है। $3 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। करीबन 267 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 260 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 280 तक देखने को मिल सकता है। और अगर 280 का लेवल ये ब्रेक करता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगेन प्राइस 300 के लेवल तक जा सकते हैं। तो नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? रेगुलर दर्शक है। क्या वीरेंद्र सर क्या करें कॉपर में?
कॉपर में अपसाइड में यहाँ से 9.8 9.20 तक जाना चाहिए। यहाँ और भी 7-8 रुपये बचे हुए हैं। आज चाइना का डिफ्लेशन थोड़ा कम हुआ, वहाँ की थोड़ी डिमांड दिख रही है, कच्चे और में भी दिख रही है, और LME कॉपर भी फिर से 10,000 के ऊपर संभल गया है। तो नियर टर्म और रूपी भी स्पेशली 88.50 देखते हुए टेम्पररी अपसाइड इसमें 5-7 रुपये की है। तो ये सलाह कॉपर पर आपकी तरफ से है। दिनेश जी हैं, कपास खली का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सर, कपास खली का क्या आउटलुक? एक अच्छी तेजी बनी थी और 3400 के ऊपर भी टिकता नजर आया, वहां से देखिए तो काफी मुनाफा वसूली अब आ गई है। और गिर सकता है क्या कपास खली यहां से? अब ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो जाएगा 20 तारीख को, और नया जो कॉन्ट्रैक्ट है बीच में अक्टूबर नवंबर में कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम बेहद कमजोर है, प्राइस काफी डिस्काउंटेड है। यहाँ कहीं अगर 2750 के आसपास प्राइस मिले आगे तो बाई किया जा सकता है, फिजिकल से काफी नीचा होने के कारण। कपास खली पर आपकी राय क्या है केरिया जी? देखिए, जैसा मैंने कहा था, इसकी सीजनैलिटी अगर आप देखोगे विश्वनाथ का, हर साल हम सितंबर में बड़ी गिरावट देखते हैं। नो डाउट, डेफिनेटली न्यू क्रॉप भी सामने लाइनअप रहती है। तो हमने बताया था कि 3480 3500 का लेवल दिखता है, वहां से मार्केट क्रैश करता हुआ दिखता है। नए मंथ की वजह से हम देख रहे हैं 2900 के करीब जरूर दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा भी बाउंस मिलता है। 2980 3000 का एक टेक्निकल बाउंस है, बट शॉर्ट टर्म में ठीक है बाउंस रहेगा। बट अगले 1.5-2 महीने की अगर बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस ये 2750 जो वीरेंद्र भाई बता रहे, वहां तक का लेवल लगता है। कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी नहीं दिखती, मार्केट में दबाव में रहेगा। अगले दर्शक है मोहम्मद फरहान है, अक्टूबर तक मेंथा का प्राइस आउटलुक क्या है? केरिया जी, अक्टूबर तक क्या लग रहा है मेंथा ऑयल का भाव? आपका क्या आउटलुक है सर? देखिए, मेंथा एक ऐसी कमोडिटी रही है इनिशियली जिसमें सिंथेटिक मेंथा का जो दबदबा रहा है, उसकी वजह से पूरा वॉल्यूम फिजिकल साइड में भी और डेरिवेटिव में भी हमने खत्म होते हुए देखा है। हालांकि इस बार की क्रॉप साइज काफी कम है, जिसकी वजह से भाव में एक अच्छा तेज आया। जीएसटी के अंदर भी जो चेंजेस आए थे, उसके बाद भाव 1000 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, बट सस्टेनेबिलिटी अभी भी दिखाई नहीं दी है, क्योंकि विंटर्स की डिमांड है और नेचुरल मेंथा के शॉर्टेज है। इसलिए पिछले 2-5 दिनों में हमने तेजी जरूर देखी है। इसी को देखते हुए 970 पे लीजिए, 960 का स्टॉप लॉस लगाइए, 990 का इमीडिएट टारगेट। बट अक्टूबर एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है 1020 से 1030 तक का ही लेवल रहेगा। सिंथेटिक मेंथा कंटिन्यू मार्केट में फ्लो है, जिसकी वजह से बार बार में 1000 के ऊपर जाने पे बिकवाली बढ़ जाती है। ओके, तो ये रिपोर्ट है। अब वापस से बेस मेटल्स पे नवनीत है, इन्होंने सवाल भेजा है कि जिंक, ये कॉपर या एल्युमिनियम कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? अनुज जी, कहाँ ट्रेड लेना चाहिए बेस मेटल्स में? आपको क्या पसंद आ रहा है आज? अच्छा खासा मोमेंटम देखा है हमने और ऑलमोस्ट 907 908 के आसपास आ गया है। अच्छा एक रैली भी इसमें बनी है। इवन सभी बेस मेटल में अच्छी खासी मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि कॉपर में ही एक अच्छा खासा खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 905 के आसपास। स्टॉप लॉस 899 का लगाए, टारगेट हमें लग रहा है कि 913 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल में हालांकि जिंक भी पॉजिटिव लग रहा है, बट कॉपर में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जिंक के अंदर भी बाय का ट्रेड बना के चलाया जा सकता है। केरिया जी, आप भी एक छोटा जवाब दे दीजिए, बेस मेटल्स में आपकी राय क्या बन रही है? चांदी में जिस ढंग से बड़ा जंप आया, मुझे लगता है ब्रेकआउट कॉपर में आता हुआ दिखाई देगा। इंट्राडे में तो 906 में लीजिए, 902 का स्टॉप लॉस लगाइए, 912 रहेगा। बट पूरे बेस मेटल में मुझे कॉपर ज्यादा तेज लग रहा है, जहां पे 918-20 तक के भी लेवल जल्द दिखा देंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं टर्मरिक की बैलेंस शीट की। हमारी खास सेगमेंट है जिसे हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था, और अब बात करते हैं इस हफ्ते हल्दी की बैलेंस शीट की कि नए सीजन को लेकर क्या अनुमान है। हमने सांगली के कई कारोबारियों से, मराठवाड़ा के कई कारोबारियों से और साथ ही निजामाबाद के कारोबारियों से बातचीत की है। उससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है वो रिपोर्ट आपको दे देते हैं। हालांकि थोड़े बहुत वेरिएशन आपको दिखेंगे। तो हमने नए सीजन को लेकर जानना चाहा कि हल्दी को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो ज़्यादातर कारोबारियों को लगता है कि जो नए सीजन है 2026 का जो उत्पादन आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। कुछ कारोबारियों को लगता है 1 करोड़। सांगली के कारोबारी ने बताया, हार्दिक शारदा जी ने, कि 1.25 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ बोरी के आसपास का उत्पादन हो सकता है। और निजामाबाद, मराठवाड़ा, यहाँ के कारोबारियों को लगता है कि 90 लाख से 1 करोड़ बोरी तक का उत्पादन हो सकता है। अब इसके सामने आपके पास
किस तरह के नंबर रहते हैं खपत के। तो घरेलू अगर खपत देखिए, घरेलू कंजम्पशन अगर एनुअल देखें तो करीब करीब 65 लाख बोरी का रहता है और 25 से 30 लाख बोरी का एक्सपोर्ट के नंबर रहते हैं। कैरी ओवर स्टॉक इस बार काफ़ी कम है कहा जा रहा है। कई सारे कारोबारी जो निज़ामाबाद के कारोबारी है उनको लगता है कि इस बार का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो 15 लाख बोरी से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और यही बात सांगली के कारोबारी भी मानते हैं। लेकिन उत्पादन के नंबर अलग अलग आ रहे हैं। निज़ामाबाद के कारोबारियों का कहना है कि जो हाल की जो मानसून हुई, मानसून की वजह से जो बारिश ज़्यादा थी उस वजह से इस बार फसलों को कुछ नुकसान हो सकता है, वो 10 लाख बोरी तक नुकसान कर सकता है। किरिया जी, आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है? आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? क्या लग रहा है, हल्दी की बैलेंस शीट आपको कैसी दिख रही है नए सीजन के लिए, सर बताइए। देखिए, हल्दी एकदम ही विकट सिचुएशन में है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं काफी टाइट दिखाई दे रही है। मुझे अभी भी लग रहा है कि ठीक है, बीच में हमने क्वालिटी इशू ये सब देखी थी। अगर मैं पिछले 2 साल की अगर कैरी करके चलता हूं तो हमने 23-24 में करीबन 58 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन देखा था, जबकि ये साल बताया जा रहा है, जो हमारा मानना था 70 to 75 के बीच में। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई प्राइमरी डेटा पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 78 लाख के 80 के आसपास का प्रोडक्शन बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक आप ये मान के चलिए, एक्सपोर्ट के नंबर्स तो एक्चुअल दिखाई देंगे, जो करीबन 30 लाख बोरी के आसपास का एवरेज बता रहा है। हमने ये 24-25 में 35 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा, 23-24 में 31 था, उससे पहले 32 था। तो मोटा मोटी 30 पकड़ते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन में 70 का पकड़ता हूं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ का कंजम्पशन हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पिछले 2 साल में जो प्रोडक्शन आए 58 लाख बोरी और समझो 78 लाख बोरी, तो इसने कहीं ना कहीं जो हमारी कैरी ओवर स्टॉक जो 1 करोड़ के ऊपर हुआ करता था वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। बट इसका रिफ्लेक्शन प्राइस में नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं कैरी ओवर स्टॉक की असमंजसता बनी हुई अभी भी। और जो 15-20 लाख बोरी बता रहे, मुझे डाउट लगता है, बिकॉज पिछले साल भी जब हम बात कर रहे थे, जब बताया जा रहा था हाजिर में कि 30-40 लाख बोरी का कैरी ओवर रहेगा, तो अगर कंजम्पशन हमारा 70 और 30 है तो बहुत डाउटफुल है, क्लैरिटी नहीं है। बट मेरा मानना है कि यस, करीबन समझो अगर 80 लाख का अगर हम ये प्रोडक्शन पकड़ते हैं कंजम्पशन, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में जो कैरी बता रहे हो आप उससे काफी नीचे है या ना के बराबर है। तो लेकिन इस बार 2026 में आपको क्या लग रहा है, कितना उत्पादन 1 CR से ऊपर या कम, क्या लग रहा है? आपका अनुमान क्या कह रहा है किरिया जी? देखिए, जब 58 लाख बोरी का था वो टाइम पे मार्केट में खबर थी कि करीबन 40 से 50% का इजाफा होगा, बट हमने देखा एवरेज करीबन 30-32% का निकला। उसकी वजह से हम 78 लाख बोरी के आसपास पहुंचे हैं। अभी भी मेरा जो सेकेंडरी डेटा हमने जो किया है उसमें बताया जा रहा है कि करीबन 25 से 28%, मोटा मोटी 25-30% के आसपास का रकबा बढ़ा है, क्योंकि इस बार फार्मर वापस लौटते हुए दिखाई दिए हैं। सोयाबीन में भी एरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, खास करके मक्के में हमने शिफ्टिंग होते हुए देखी है। तो मेरा मानना है कि सोइंग का एरिया थोड़ा करीबन 25 से 30% बढ़ा। अगर यही प्रोडक्शन में मैं कन्वर्ट करता हूं तो लगभग मुझे लगता है 98 से लेकर 102 का क्लियर फिगर नहीं रहेगा अभी, एज ऑफ नाउ ये रेंज में रहेगा। हालांकि पिछले 15-20 दिनों में जो बरसातें आई है उसका कितना इंपैक्ट प्राइसेस प्रोडक्शन पे, यील्ड पे पड़ेगा वो डिपेंड है। बट मुझे लगता है एक के 99% एक के नीचे नीचे ही रहना चाहिए, एक के ऊपर थोड़ा डाउटफुल लगता है, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा 40-50%, कोई कोई सज्जन बोलते हैं 50-60% का ग्रोथ बढ़ा है एरिया, बट उतना कभी भी वेरिएशन नहीं देखा जाता है। करीबन 25-30% एक प्रूडेंट लगता है। तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ के आसपास का प्रोडक्शन आना चाहिए। और मेरा जो कंसर्न है विश्वमोहन जी, वो यही है कि अगर 70 का क्रॉप कंजम्पशन हम करते हैं और 30 का एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारा इस साल का भी जो क्रॉप आएगा वो कट टू कट ही रहने वाला है। तो लग रहा है कि एकदम से टाइट बैलेंस शीट ही रहने वाली है। और हमने 5 कारोबारियों से बात की थी इंक्लूडिंग केडिया जी। हालांकि ये सेकेंडरी डेटा पे जैसा इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है, जिसमें सांगली निज़ामाबाद के 2 कारोबारी और एक नांदेड़ से हमने बात की थी, और वहाँ से ये डेटा निकल कर आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो कारोबारी है 1 करोड़ बोरी के आसपास ही उनको लग रहा है कि उत्पादन के नंबर आ सकते हैं, और इसी के आसपास में खपत है। अगर कैरी ओवर कुछ स्टॉक निकलता है तब अलग बात है, अदरवाइज टाइट बैलेंस शीट रहने की संभावना ज्यादा बन रही है। वीरेंद्र सर, आप कैसे रीड कर रहे हैं हल्दी के मार्केट को? आपके पास कुछ डेटा है क्या सर? चलिए, वीरेंद्र सर से मेरा संपर्क टूट गया है। अनुज जी, आपसे यही सवाल होगा।
देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सप्लाईज है वो काफी टाइट रहेंगी। कैरी ओवर आएगा तो वहां पर आपको एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि प्राइस ऑलरेडी काफी अंडर वैल्यूड है और कहीं ना कहीं सप्लाई भी यहाँ पर काफी टाइट रहेंगी। तो एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे कुछ कुछ एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आपको टर्मरिक में देखा जा सकता है। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जल्दी ही प्राइस आपको 14,000 के आसपास के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो सप्लाईज जो है वो यहाँ पे टाइट होती हुई दिखाई दी, जैसा कि आप बैलेंस शीट में भी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम टर्मरिक में देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट है हल्दी की बैलेंस शीट की। चलिए एक और अहम खबर है पीली मटर को लेकर। पीली मटर को लेकर अब कारोबारियों का दबाव बढ़ गया सरकार पर कि वो इस ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को बंद करे या फिर इस पर 40 से 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की मांग की है। इस सिलसिले में कैट के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात भी की है और भरोसा दिया जा रहा है कि इस पर कुछ फैसला हो सकता है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शंकर ठक्कर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कैट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, कृषि मंत्री ने क्या भरोसा दिया है, क्या उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है पीली मटर पे सर? जी, इस विषय पर कृषि मंत्री तो काफी सकारात्मक है, लेकिन आप सारे अच्छी तरह अवगत है कि यहाँ इसके बाद कृषि मंत्री से फिर कंज्यूमर मंत्री के पास जाती है फाइल, वहां से फिर आखिर जो निर्णय लिया जाता है उसके लिए पीयूष गोयल जी का मंत्रालय है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है। तो अंतिम जो फैसला होगा वो पीयूष गोयल जी के पाले में जाएगा और वो अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारी मंत्रियों से बातचीत हो रही है उसमें काफी सकारात्मक बातें आ रही है और इस विषय पर हमारे देश के किसान काफी परेशान हो रहे हैं और हमें कुछ रिपोर्ट आ रही है कि कुछ अंतिम निर्णय तक किसान जा सकते हैं, ऐसी किसानों की परिस्थिति हो रही है। क्योंकि जिस हिसाब से मटर के और बाकी जो पल्सीज के दाम गिरे हैं पिछले दिनों में, तो एमएसपी से करीब 10%, 15% और कुछ चीजों में 20% तक मंडियों में दाम गिर चुके हैं। इसके लिए इस पर निर्णय लेना ये वाजिब बन रहा है मंत्रालय की तरफ से। जी, तो क्या लग रहा है सर, पीयूष गोयल साहब इस पर कुछ संज्ञान लेंगे? आपको उम्मीद करनी चाहिए जो किसान है, कारोबारी, क्योंकि दाम, कई सारे दालों के दाम एमएसपी के नीचे और लगातार डिमांड सिर्फ किसानों की नहीं कारोबारियों की भी है। क्या इस पर कुछ पॉजिटिव फैसले की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं और कब तक सर? देखिए, एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और हम हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इतना आयात कर ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि हमारा देश कोई भी एंगल से आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो सरकार को दोहरी मापदंड नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ एक तरफ से रास्ता बना के चलना पड़ेगा और इस विषय पर हम सकारात्मक है और हमें पीयूष जी से भी हमारे आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी ने बात करी है तो वो भी सकारात्मक है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के बीच ये फैसला आ सकता है, जिसमें मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकता हूं लेकिन कुछ हद तक इस पर आयात शुल्क लगा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, शुक्रिया शंकर जी, आपने वक्त निकाला और क्या कुछ आप लोगों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है और इस पर भी आपने पूरी जानकारी दे दी। एक खबर आ रही है गेहूं के ओएमएसएस को लेकर, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2025-26 के लिए गेहूं की ओपन मार्केट में जो सेल होती है वो स्कीम के लिए 30 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गया है। खाद्य सचिव ने एक अनऑफिशियल बाइट दी है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वो मिले थे हमारे रिपोर्टर से, उस दौरान ये जानकारी दी है। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, इसे नोटिफाई किया जाना अभी बाकी है। और 30 लाख टन गेहूं का आवंटन किया जाएगा ओएमएसएस स्कीम के लिए शुरुआत में, बाद में बाजार के माहौल, मांग के आधार पर इस आवंटन में फेरबदल और बदलाव भी किया जा सकता है। और ओएमएसएस की समय सीमा क्या है, इस पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। जल्द ही समय सीमा और क्वांटम को लेकर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकते हैं, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसी नोट पर कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज जी आपका, वीरेंद्र सर आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए इस शो को खत्म करेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार।